हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल एवं एजुकेशन बोर्ड में स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा था, आप लोगों के लिए क्लासेस जल्द ही लाऊंगा और वो समय आ गया है। तो चलिए सभी बच्चे पेन कॉपी लेकर वीडियो के साथ साथ अपना नोट्स बनाते रहेंगे। और चलिए अब हम बिना समय गंवाए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो चलिए सभी बच्चे हमारे साथ तैयार हो जाइए। जिन बच्चों को लगता है कि समझने में कोई दिक्कत आ रही तो वीडियो को बार बार देखें, और फिर भी लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपना कमेंट जरूर लिखें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आज की क्लास हमारी है चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th मैथ वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर। एक्सरसाइज करने से पहले हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, कुछ छोटी सी जानकारी जो है ले लेते हैं, ताकि हमें एक्सरसाइज करने में कोई परेशानी ना हो और आसानी से हम कर लें। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। पहला है हमारा प्राकृतिक संख्या अर्थात नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, अगर कोई पूछे तो क्या बताओगे? तो हम लोग बताते हैं कि वह प्राकृतिक संख्याएं जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 बता देते हैं और कह देते हैं कि बस यही प्राकृतिक संख्या है। लेकिन क्या कुछ लोगों को पता है कि प्राकृतिक संख्याएं कुछ दशमलव के रूप में भी होती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 5.1 5.3 5.4 6 6.3 ऐसे करके जो संख्याएं होती हैं। तो याद रहे, प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका कोई न कोई मान हो, अर्थात जिनकी कोई न कोई सीमा हो। अर्थात वे संख्याएं कभी अनंत नहीं हो सकती। प्राकृतिक संख्याओं का अपना कोई न कोई मान होता है, ना कि अनंत। याद रहे, नोट करके लिख लीजिए कहीं पर कि प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका अपना एक मान होता है, यानी एक सीमा होती है, और इसका मान कभी भी अनंत नहीं होता। तो समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आते हैं दूसरे पे, पूर्ण संख्याएं अर्थात होल नंबर क्या होती हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं है। पूर्ण संख्याएं एक प्रकार की प्राकृतिक संख्या ही होती है, लेकिन वो अपने आप में अपूर्ण होती हैं। वो कहती हैं कि जब तक हम प्राकृतिक संख्या के साथ 0 नहीं लगाते तब तक हम अपूर्ण हैं। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं अर्थात नेचुरल संख्याओं से पहले 0 लगा देते हैं। अर्थात पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? तो पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो नेचुरल नंबर के साथ 0 को भी शामिल कर लिया जाता है। जैसे 0 1 2 3 4 5 5.6 3.6 जो भी होता है, ये यहाँ से जो है हमारा प्राकृतिक संख्या होती है, और इससे पहले 0 का इस्तेमाल कर दिया जाता है, जिससे ये संख्या क्या हो जाती है? पूर्ण हो जाती है। तो इसी संख्या को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं, अर्थात होल नंबर कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम इसको समझें तो नोट करके एक पॉइंट लिख लें कि पूर्ण संख्याओं में नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं के साथ
जीरो अर्थात शून्य को भी शामिल कर लिया जाता है, जिससे कि यह पूर्ण संख्या बन जाती है। अब हम आते हैं इंटीजर। अब हम आते हैं इंटीजर यानी पूर्णांक क्या होता है। अब हम आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं यानी पूर्णांक किसे कहते हैं। तो पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं एक प्रकार का नेचुरल नंबर तथा होल नंबर का ही रूप होती हैं, अर्थात प्राकृतिक संख्या तथा पूर्ण संख्याओं का ही एक रूप होती हैं। लेकिन इसमें एक संख्या और बढ़ जाती है जिसे हम ऋणात्मक के नाम से जानते हैं, यानी ऋणात्मक संख्या भी हो जाती है। यानी जो संख्याएं नेचुरल होती हैं, होल होती हैं यानी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्याएं होती हैं, उनके साथ साथ एक और संख्या भी शामिल हो जाती है जिसे हम ऋणात्मक संख्या भी कहते हैं। ध्यान से समझिएगा ताकि कभी कोई भी दिक्कत ना हो किसी भी सवाल या किसी भी चैप्टर को करने से पहले। तो चलिए देखते हैं, इसमें नेचुरल नंबर तथा होल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या तथा पूर्ण संख्या भी शामिल होती है और उसके साथ साथ ऋणात्मक संख्या भी और धनात्मक संख्या भी शामिल होती है। जैसे अगर हम देखें तो संख्या स्टार्ट हो जाती है 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अगर इन्हीं संख्याओं को देखें तो ये संख्याएं हो सकती हैं -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट, कुछ भी हो सकती हैं। चलिए इससे तो कम समझ में आया होगा, हम इसे एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। मान लिया कि ये एक नंबर लाइन है यानी संख्या रेखा है जिसका जो है मध्य बिंदु 0 मान लेते हैं कि संख्या 0 है बीच में। तो इस 0 के लेफ्ट साइड और राइट साइड दो होते हैं। तो मान लिया कि 0 का राइट साइड यानी दायां पक्ष यानी राइट साइड, 0 से राइट साइड जाने पर जो संख्याएं होती हैं वो होती हैं पॉजिटिव यानी धनात्मक संख्याएं होती हैं, यानी +1 +2 +3 +4 डॉट 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 कहाँ तक होती हैं मुझे पता नहीं, इसलिए हम इसको लिख देते हैं इन्फिनिटी, यानी इसको हम बोलते हैं अनंत। याद रखना इन्फिनिटी या हिंदी में इसे कहते हैं अनंत और इसका साइन होता है इस तरह से। अब आती है बात 0 के बाएं पक्ष यानी बायां पक्ष यानी बाएं तरफ यानी लेफ्ट साइड जाने पर जो संख्याएं होती हैं वो जस्ट इसका अपोजिट हो जाती हैं यानी नेगेटिव हो जाती हैं। और ये कहाँ तक जाती हैं हमें पता नहीं होता, इसलिए हम लिख देते हैं माइनस का इन्फिनिटी, जिसे हम अनंत कहते हैं। तो इसे हम इंटीजर कहते हैं। एक बार फिर समझ लेंगे, यानी इंटीजर्स यानी इंटीजर पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। तो वे संख्याएं जो प्राकृतिक संख्या तथा पूर्ण संख्याओं के साथ साथ एक संख्या, यहाँ पर प्राकृतिक संख्या तथा पूर्ण संख्या के साथ साथ एक ऋणात्मक संख्या भी होती है और जिसे हम इंटीजर कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि इंटीजर यानी पूर्णांक क्या होता है, मान लीजिए आपको टीचर ने ही आपसे पूछ लिया, तो आप लोग बताना, पहले तो बताना कि पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं यानी जो पूर्णांक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होती है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। ठीक है, तो इसी नंबर लाइन के माध्यम से आप इसे जो है अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बात और, अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या कौन सी होती है, तो आप लोग याद रखिएगा कि सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या -1 होती है। अगर कोई पूछे कि सबसे बड़ी धनात्मक पूर्ण संख्या क्या होती है, तो हमें नहीं पता, यानी बताना हो तो बता देना कि सबसे बड़ी संख्याएं जो है वो हमें नहीं पता। लेकिन अगर 2 अंक का पूछे तो 99,
3 अंक का पूछे तो 999, 4 अंक का पूछे तो 9999, ये तो हम बता सकते हैं। पर अगर हमसे कोई ये पूछे कि सबसे बड़ी धनात्मक संख्या कौन सी है, तो सीधे उससे बता दीजिएगा एक शब्द में, एक अक्षर में, अनंत होता है। यानी कोई इसका मान निर्धारित नहीं है, प्लस इन्फिनिटी बताना होगा हमें। तो चलिए अब आगे आते हैं। अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर क्या होते हैं, चलिए बताते हैं। प्राइम नंबर यानी वे संख्याएं जो या तो 1 से या खुद से विभाजित होती हैं। समझ में आया? अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर क्या होते हैं कि वे संख्याएं जो 1 से या स्वयं से क्या हो विभाजित होती हैं, वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 डैश डैश डैश, यानी 2 3 5 7 11 13 17 19, इसके आगे और भी सारी संख्याएं होती हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसी संख्याएं जो 1 या स्वयं से ही क्या हो कट जाएं या विभाज्य हो जाएं, अर्थात नोट करके नीचे लिख लीजिएगा एक पॉइंट, जिसके केवल 2 ही फैक्टर संभव होते हैं, अर्थात जिसके केवल 2 ही गुणनखंड क्या हो संभव होते हैं। जैसे मैंने लिखा बताया। अब आपका सवाल हो सकता है कि सर 0 और 1 क्यों नहीं हो सकता, तो ध्यान देना, अभी मैंने बताया कि ऐसी संख्याएं जो 1 या स्वयं से ही क्या हो कट जाएं, तो 0 का तो सारी संख्या को 0 बना देगा। किसी भी संख्या को 0 से भाग देते हैं तो वो अनडिफाइंड यानी अनंत आ जाता है, जो कि पूरी तरह से गलत है। अब बात आती है कि 1 क्यों नहीं है। 1 इसलिए नहीं है क्योंकि इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में जितनी भी संख्याएं हैं वो 1 से विभाजित है, अर्थात 1 स्वयं से विभाज्य है। 1 स्वयं से विभाज्य है और किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं है, इसलिए 1 नहीं आता। अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, तो सभी लोग बताएंगे, अपनी कॉपी पर लिख लेंगे कि सबसे छोटा प्राइम यानी अभाज्य संख्या 2 होता है, क्योंकि 2 1 से भी कटता है। देखिए 1 2 जा 2 यानी कितना आ गया, ये कट गया और ये बच गया 0। और ये स्वयं से भी कटता है, 2 1 कम 2, तब भी आ गया कितना 0। किसी की भी 2 के अगर देखें तो 5 को देखें तो ये 1 से विभाज्य है, यानी 1 5 जा यानी 1 5 जा कितना 1 5 जा कितना होता है 5, यानी रिमाइंडर कितना आता है 0। और 5 को अगर स्वयं से विभाजित करेंगे तो यह 1 बार जाता है और ये पूरी तरह से कट जाता है। इसी प्रकार से सारी संख्याएं जो होती हैं कट जाती हैं। तो नोट करके पॉइंट लिख लीजिएगा। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो 1 या स्वयं से ही कट जाती हैं, अर्थात जिनके केवल 2 ही फैक्टर संभव होते हैं। यानी या तो उसे हम कह सकते हैं 1, या तो हम उसे कह सकते हैं क्या, स्वयं खुद ही वह संख्या क्या होती है। अब हम आते हैं आगे। हाँ, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट, संयुक्त संख्या। किस पे? संयुक्त संख्या यानी कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो चलिए कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर समझते हैं। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, यानी संयुक्त संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। जैसे 4 होती है, 6 होती है, 8 9 10 12 डैश डैश डैश, आगे भी ये संख्याएं होती हैं। तो एक भाषा में हम इसको समझते हैं, जरा एक भाषा में इसे क्या समझेंगे। अब ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूं जो कि कभी जिंदगी भर आप इसे नहीं भूल सकते हैं और ना ही कहीं और पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, ऐसी संख्या जो 3 या 3 से अधिक, ध्यान देना, ऐसी संख्या जो 3 या
3 से अधिक यानी ज़्यादा संख्याओं से कट जाए। नोट करके एक पॉइंट लिख लेना, जिसके 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर यानी गुणनखंड हों। अब सवाल ये उठता है कि मैंने संयुक्त संख्या यानी कंपोजिट नंबर को 4 से ही क्यों शुरुआत किया, 1 2 3 क्यों नहीं लिया? तो आइए वो भी जानते हैं। तो कंपोजिट नंबर को मैंने 4 से लिया, 1 2 3 क्यों नहीं लिया? मैंने कहा 1 2 और 3 क्यों नहीं लिया? तो ज़रा एक बार इसकी परिभाषा पे हम लोग आते हैं। ध्यान से देखिए, लिखा है कि ऐसी संख्या जो 3 या 3 से ज़्यादा संख्याओं से कट जाए। 3 या 3 से ज़्यादा नहीं समझ में आता तो यहाँ देखिए, जिसके 3 या 3 से अधिक फैक्टर हों। यानी अगर हम 4 को देखें तो 4 किससे किससे कट रहा है? 4 1 से कट रहा है, 4 2 से कट रहा है, 4 स्वयं 4 से कट रहा है। तो 4 के कितने फैक्टर हुए? 1 2 3। कितने फैक्टर हो गए? 3 फैक्टर हो गए। तो चलिए, सवाल मेरा क्या था कि 1 2 3 संयुक्त संख्या आखिर क्यों नहीं है? तो चलिए देखिए, 1 को अगर हम किसी संख्या से काटें तो वह स्वयं ही एक संख्या 1 ही होगी। तो देखो, क्या इसके 3 फैक्टर हैं या 3 से ज़्यादा हैं? नहीं है ना, 3 से कम यानी 1 फैक्टर, तो 1 नहीं होगा। ध्यान से देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। अब 2 क्यों नहीं है? क्योंकि 2 1 से कटेगा, 2 स्वयं 2 से कटेगा और किसी भी संख्या से 2 नहीं कटेगा। यानी इसके कितने फैक्टर हुए, कितने गुणनखंड हुए? 1 2। कितने गुणनखंड हुए? केवल 2। हमने पढ़ा क्या कि जो 3 या 3 से ज़्यादा संख्याओं से कटे यानी जिसके 3 गुणनखंड हों, 3 फैक्टर हों, लेकिन इसमें कितने आ रहे हैं? 2, इसलिए 2 भी नहीं है। तो चलिए, अब 3 क्यों नहीं है? 3 इसलिए नहीं है क्योंकि 3 1 से तो कट रहा है, 3 स्वयं 3 से कट रहा है और ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 3 को काटे यानी विभाजित कर पाए। तो इसके भी कितने गुणनखंड हुए? 2। हमें क्या पढ़ा हमने कि 3 या 3 से अधिक फैक्टर हों, तो इसलिए 3 भी नहीं है। अब देखिए, मैंने 4 लिया, 4 का मैंने जो है बताया, 4 को मैंने अभी बताया। अब देखिए 5 को क्यों नहीं लिया? क्योंकि 5 भी देखिए 1 से कट रहा है और स्वयं 5 से कट रहा है। इसके भी 2 फैक्टर हैं, इसलिए 5 भी नहीं हुआ। 6 को क्यों लिया? 6 को मैंने इसलिए लिया, 6 1 से, 6 2 से, 6 3 से और 6 स्वयं 6 से विभाजित है। यानी इसके जो गुणनखंड हुए यानी फैक्टर हुए 1 2 3 4, यानी 3 से ज़्यादा गुणनखंड हुए, इसलिए 6 है। तो इसी प्रकार अगर कोई पूछे संयुक्त संख्या क्या होती है यानी कंपोजिट नंबर क्या होती है, तो दोस्तों क्या बताओगे कि ऐसी संख्या जो 3 या 3 से अधिक संख्याओं से कट जाए यानी जिसके 3 या 3 से अधिक फैक्टर हो, उन्हें हम कहते हैं संयुक्त संख्या यानी कंपोजिट नंबर। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हाँ, नेक्स्ट जो है हमारा क्या है? इवन नंबर यानी सम संख्या। इवन नंबर यानी सम संख्या। तो सम संख्याएं आप सभी को पता है, जैसे हो गई 2 4 6 8 10 12 14 16 18, यानी 2 के अंतराल में, यानी जो क्या हो 2 से विभाजित हो जाए, वो संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्या कहलाती हैं। नहीं समझ में आया ना? बिल्कुल नहीं समझ में आया तो अब समझ में आएगा। तो चलिए, सम संख्या। सम संख्या अगर आप लोगों को जानना है, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट सीखना है तो ध्यान दीजिए। कैसे पहचानेंगे कि सम संख्या है, अर्थात इवन नंबर।
ऐसी संख्याएं जो 2 के गुणनखंड में हों, यानी जो 2 के गुणा में हों, यानी जो 2 के क्या हों, फैक्टर हों। क्या हों? फैक्टर हों। नहीं समझ में आया तो दूसरी भाषा में क्या कहेंगे इसे, कि ऐसी संख्याएं जिनको 2 से भाग देने पर शेषफल, भैया शेषफल कितना, हमेशा कितना आएगा, 0। अर्थात ऐसी संख्याएं जो 2 के गुणा में आती हों, अर्थात जिसका शेषफल कितना हो, 0 हो। 2 से भाग देने पर शेषफल कितना आए, 0 आए। कहने का आशय ये है कि किसी भी संख्या को 2 से भाग देने पर उसका शेषफल कितना, 0 आएगा। चलिए, जैसे 4 है 2 से भाग देते हैं, 6 है 2 से भाग देते हैं, जैसे 32 है उसको हम 2 से भाग देते हैं। तो देखो 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है, तो शेषफल कितना, 0। तो ये संख्या कैसी संख्या हो गई, सम संख्या। 2 को 6 से अगर जो है 6 को 2 से भाग दें तो 3 दूनी 6, यानी शेषफल कितना, 0। अर्थात 6 भी क्या है, सम संख्या। अगर 32 लिखा है, अगर इसको हम भाग दें तो देखा जाए तो 2 एकम 2, 3 में से 2 घटाया तो कितना बचा, 1। अब 2 को एज इट इज उतार देंगे ऐसे। 2 को अगर हम 6 से गुणा करें तो कितना आएगा, 12, यानी शेषफल कितना, 0। तो ये क्या हो गया, सम संख्या। तो अब समझ में आया, जैसा कि मैंने अभी बताया कि ऐसी संख्या जिनको 2 से भाग देने पर उनका शेषफल हमेशा 0 आता है। ये बताओ, क्या अगर हम 3 को 2 से भाग दे दें और कह दें कि शेषफल 0 आएगा तो आएगा? अगर आएगा तो सम संख्या, नहीं आएगा तो कुछ और हो जाएगा। समझते हैं। अगर हम 1 बार जाएं, 2 बार जाएंगे तो 4 हो जाएगा, जो कि 3 से ज़्यादा है। अगर हम 1 बार जाएंगे तो 2 एकम 2 और बचा कितना, शेषफल 1 बचा। तो क्या यह सम संख्या है? नहीं है। अब समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो एक बार फिर देख लो। सम संख्याएं क्या होती हैं, 2 4 6 8 10 12 14 डैश 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 डैश। यहाँ पे जो मैंने n लिखा है तो n एक ऐसी संख्या है जो क्या हो, सम होगी। और यही तो हमको पता करना है कि आखिरकार सम होता क्या है। तो ऐसी संख्याएं जो 2 के गुणा में आता हो या 2 से भाग देने पर उनका जो शेषफल हो 0 प्राप्त होता है, तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है, इवन नंबर। अब हम आते हैं नेक्स्ट आते हैं क्या, विषम संख्या। तो विषम संख्या जस्ट इसका उल्टा हो जाती है। अर्थात जैसे 1 3 5 7 9 डैश 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 डैश। अर्थात देखो सम संख्या का उल्टा, यानी जो 2 के गुणा में नहीं आती हैं। अर्थात जिन संख्याओं को 2 से भाग देने पर शेषफल 0 कभी भी नहीं आता, यानी जिनका शेषफल कितना आए, हमेशा 1 आए। अगर एक भाषा में समझना चाहते हो तो इतना ध्यान रखना कि विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको 2 से भाग देने पर शेषफल हमेशा कितना, 1 आता है। शेषफल कितना आता है, 1 आता है। देखो कैसे, ऐसे। तो विषम संख्या क्या होती हैं, किसी भी संख्या को 2 से भाग करने पर शेषफल कितना, 1 प्राप्त होता है। तो उदाहरण समझ लें तो मामला क्लियर। जैसे मैंने लिखा है 3 को अगर मैंने 2 से भाग दिया तो कितना आएगा, शेषफल कितना आ गया, 1। तो ये संख्या कैसी हो गई, ये संख्या हो गई विषम। जैसे मैंने लिखा है 5 को अगर हम 2 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें तो 2 2 जा 4, यानी 2 दूनी 4, बचा कितना शेषफल हमारा बचा
1, जो कि क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो 2 के गुणा में नहीं आती या जिन संख्याओं को 2 से भाग देने पर शेषफल 1 आता हो, ऐसी संख्याएं हमारी कौन सी संख्याएं होती हैं, ऑड नंबर यानी विषम संख्या होती है। तो बच्चों समझ में तो आ रहा है ना दोस्तों? समझ में अगर आ रहा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो ताकि सारे बच्चों तक ये पहुंच जाए। बहुत ही ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं कि ये क्लास 10th वालों के लिए ही है, सभी के लिए है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट, दशमलव संख्याएं क्या होती हैं। बहुत लोगों का डाउट है ये, दशमलव संख्याएं क्या होती हैं। तो ऐसी संख्याएं जिन संख्याओं के बीच क्या हो, एक दशमलव यानी एक पॉइंट लगा होता है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, दशमलव संख्याएं कहते हैं। यहाँ पर ये संख्या 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। तो 2 प्रकार कौन कौन सी होती है, चलिए जानते हैं। पहला है टर्मिनेटिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं समाप्त, हिंदी में कहते हैं समाप्त, अंग्रेजी में कहते हैं टर्मिनेटिंग। और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, अर्थात गैर समाप्त संख्याएं कौन सी होती हैं, ऐसी संख्याओं के बारे में हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं टर्मिनेटिंग यानी समाप्त संख्याएं किसे कहते हैं। तो चलिए, ये ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका अंत, ये ध्यान देना इस पर, क्या लिखा है, जिनका अंत यानी जो पूर्णतः क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए। दशमलव लग जाने दो, दशमलव लगने दो, लेकिन पूर्णतः क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए। यानी दशमलव के कुछ स्थानों तक यह पूर्णतः क्या हो जाए, संख्याएं कट जाएं, यानी क्या हो जाए, समाप्त। नहीं समझ में आया है तो अब देखो ये नया स्टाइल क्या है। अगर कभी कोई पूछे टर्मिनेटिंग संख्या यानी समाप्त संख्याएं, टर्मिनेटिंग नंबर क्या होती हैं, तो एक भाषा में बताना उसको, सीधे बोलना कि ऐसी दशमलव संख्याएं या ऐसी संख्याएं जिनको अंश से भाग देने पर, किससे, अंश से, होता है ना, होता है ना, अंश को हर से, अंश को हर से भाग देने पर पूर्णतः क्या हो जाएं, कट जाएं। क्या हो जाएं, पूर्णतः कट जाएं, अर्थात जिनका शेष फल कितना आ जाए, 0 आ जाए। तो चलिए एक झलक और देख लेते हैं। यानी ऐसी संख्याएं जिनके अंश को हर से भाग देने पर पूर्णतः कट जाएं, अर्थात शेषफल कितना, 0 आ जाए। यानी दशमलव के कुछ स्थान तक कट जाएं पर शेषफल 0 आ जाए। जैसे मैंने 21 को 4 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, यानी 21 को 4 से जब डिवाइड किया तो आता है 5.25, यानी 5.25, यानी संख्या पूरी तरह से क्या हो गई, कट गई, और इसका जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। और जान लेते हैं, जैसे 9 को 2 से कर दिया, 9 को 2 से विभाजित करने पर 4.5 यानी 4.5 आता है, यानी संख्या पूरी तरह से कट गई, तो जो शेष फल आया होगा कितना आया होगा, 0 आया होगा। अब 301 को 4 से भाग देने पर 75.25 यानी 75.25 आता है, अर्थात पूरी तरह से क्या हो गया, कट गया, तो इसका भी शेष कितना आया, शेषफल 0 आ गया। तो ऐसी संख्याएं कौन सी होती हैं, टर्मिनेटिंग होती हैं। कौन सी होती हैं, टर्मिनेटिंग होती हैं। अब हम आते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग यानी गैर समाप्त संख्या किसे कहते हैं। तो चलो देखते हैं। ऐसी संख्याएं जो पूर्णतः विभाज्य नहीं होती, यानी ऐसी संख्याएं जो पूर्णतः विभाज्य नहीं होती, उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग यानी गैर समाप्त संख्या कहते हैं। अर्थात वह संख्याएं यानी वही संख्याएं क्या हो, बार बार दोहराई जाएं पर कटे ना। जैसे 20 को 3 से भाग देने पर, यानी 20 डिवीजन बाय 3,
तो कितना आ जाएगा ये 6.6666। भाई इसने तो परेशान कर दिया, यानी ये कहीं इसका खात्मा ही नहीं है। तो ऐसी संख्याएं हमारी कौन सी होती हैं? नॉन टर्मिनेटिंग यानी गैर समाप्ति। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या करते हैं? 6 लिखने के बाद और फिर 1 दशमलव के बाद हम सीधे बार लगा देते हैं। बार यानी यहाँ सवाल उठता है कि बार क्या होता है। तो बार समझेंगे यानी जो संख्या ज़्यादा बार, यानी वही संख्या ज़्यादा बार अगर रिपीट होती है तो उसी संख्या को एक बार लिख के उसके ऊपर क्या कर देते हैं? एक बार लगा देते हैं। यानी जैसे अभी मैंने कहा से आया 6.666 डॉट डॉट डॉट, यानी इसका कहीं पे भी अंत नहीं है। तो इसको सीधे सीधे हम लिख सकते हैं कि 6 पॉइंट सीधे 6 लिखने के बाद ऊपर क्या लगा देंगे? बार। ये इसी का ही एक क्या होता है? रूप होता है। समझ में आया? ठीक है, अब देखते हैं आगे। इसी प्रकार जैसे मैंने 40 को 9 से डिवाइड किया, यानी 40 को 9 से भाग दिया, तो ये आता है 4.444, यानी इसको सीधे लिख दें 4.4 और इसके ऊपर लगा दें बार। इसके ऊपर क्या लगा दें? बार। तो समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं। अब यही जो नॉन टर्मिनेटिंग यानी गैर समाप्ति संख्या होती है, यही जो है दो प्रकार का रूप ले लेती है। एक रूप ले लेती है रिपीटिंग रिकरिंग नंबर, यानी दूसरा हमारा होता है क्या? नॉन रिपीटिंग यानी नॉन रिकरिंग। समझेंगे? ये जो नॉन टर्मिनेटिंग जो संख्या है वो इसका दो रूप होता है, एक होता है रिपीटिंग और दूसरा होता है क्या? नॉन रिपीटिंग। तो आइए इसके बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं। तो अब हम आते हैं रैशनल नंबर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्या? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। कौन सा? रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या क्या होती है। तो चलिए आते हैं परिमेय संख्याएं। इसके अंतर्गत वे संख्याएं लिखी जाती हैं जो P बटे Q के रूप की होती हैं। ध्यान दीजिएगा, P और जो Q है यह एक धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है। क्या होती है? धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है। तो क्या बताया मैंने कि इसके अंतर्गत वे संख्याएं लिखी जाती हैं जो P बटे Q के रूप की होती हैं, लेकिन एक शर्त है। क्या? कि Q का मान कभी 0 नहीं होता। Q का मान कभी 0 नहीं होता। कहने का अर्थ ये है कि जो P अपॉन Q है, यानी यह एक क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक होता है, यानी पॉजिटिव इंटीजर होता है। और Q का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता। नोट करके अपने कॉपी पे जहाँ पर भी आप नोट कर रहे हैं उसे नोट कर लीजिए। कैसे? जैसे आइए यहाँ पे जैसे लिखा है 2/3, 6/7, 4/1, 5/3। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं, इतने में आपको कन्फर्म हो जाएगा। 2.3, 6.7, 4/1, 5/3, यानी 2/3, 6/7, 4/1 और 5/3 किसके रूप की हैं? P बटे Q। सवाल ये आता है क्या 0/2 P अपॉन Q के रूप यानी परिमेय संख्या हो सकती है? तो जी हाँ, हो सकती है, क्योंकि इसका मान जो होता है शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। क्या 2/0 हो सकता है? तो जी नहीं। क्यों? क्योंकि बताया मैंने कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान कभी 0 नहीं हो सकता। क्योंकि अगर हम लिख दें जैसे मान लो 5/0, तो ये आ जाता है अनडिफाइंड, जिसका मान निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसलिए कभी भी परिमेय संख्या P अपॉन Q के रूप की होती है तो उसमें Q का मान कभी 0 नहीं हो सकता, इसलिए ये नहीं है। ठीक, तो अब आते हैं आगे। इसके अंतर्गत
टर्मिनेटिंग यानी समाप्त तथा गैर समाप्त। टर्मिनेटिंग यानी समाप्त और नॉन टर्मिनेटिंग यानी संख्याएं शामिल होती हैं। नॉन टर्मिनेटिंग यानी क्या होती है बताओ? नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है गैर समाप्त संख्या, जो कभी समाप्त नहीं होती। लेकिन इसमें भी एक शर्त हो, है क्या? शर्त यह है कि वे संख्याएं रिपीटिंग हों, यानी टर्मिनेटिंग भी हों और नॉन टर्मिनेटिंग भी हों। ये तो ठीक है, लेकिन वो संख्या क्या हो? रिपीट करे। रिपीट का मतलब जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अगर जैसे मान लो भाई मैंने बताया 6.666 अगर लिखा है तो ये संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्या के अंतर्गत शामिल हो जाती हैं। अभी मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं, आगे आते हैं तब देखिए। जैसे एक एग्जांपल लिया कि 2/3 क्या परिमेय संख्या है या नहीं है, तो हम कहेंगे होगा। क्यों होगा? क्वेश्चन उठा, क्योंकि अगर हम 2 को 3 से काटेंगे तो ये क्या होगा? ये 0.6666 यानी चलता जाएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 0.6 और इसके ऊपर क्या लगा देते हैं? बार लगा देते हैं। देखो मैंने बताया ना कि वह संख्या टर्मिनेटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो, परंतु एक शर्त यह है कि वह संख्या रिपीटिंग भी हो। तो ये क्या हो जाएगा? ये संख्या परिमेय संख्या हो जाएगी। क्यों? देखो सबसे पहले यह संख्या P/Q के रूप की है, यानी ये जो संख्या है क्या है? P/Q। पहले चेक करेंगे कि इस रूप का है कि नहीं है, तो ये तो है, ये तो पक्का हो गया कि ये है। अब दूसरा चीज क्या है कि रिपीट है कि नहीं, तो यह संख्या बार बार रिपीट भी कर रही है, तो इसलिए यह संख्या क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब देखो एक लिखा मैंने 17/7, 17 यानी 7, अगर 17 को मैंने 7 से क्या कर दिया? भाग दे दिया, तो यह क्या होगा? यह जो है 2.4285 यानी ये कटता ही जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, कभी भी कोई संख्या रिपीट नहीं कर रही है, यानी कट भी नहीं रहा और रिपीट भी नहीं कर रहा। यानी टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का रूल तो इसमें है, परंतु क्या है? रिपीटिंग नहीं है। क्या देख रहे हो? इसमें कोई संख्या रिपीट कर रही है? नहीं कर रही है। इसलिए यह P/Q के रूप का तो है, P/Q के रूप का तो है, परंतु रिपीट नहीं कर रही है, इसलिए यह संख्या परिमेय संख्या नहीं है। अब हम आते हैं इरेशनल नंबर क्या होता है, यानी अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। आशा यही है कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा और कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे, नोट कर रहे होंगे, ये हमें अच्छी तरह से पता है और करते भी रहिए, जरूरी है। चलिए आते हैं अपनी आगे की ओर बढ़ते हैं। इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो देखिए जो संख्याएं परिमेय यानी रेशनल संख्या नहीं होती, वही संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं, है कि नहीं? यानी जो संख्याएं परिमेय नहीं होती वे अपरिमेय होती हैं, यानी जो संख्याएं जो नंबर क्या होती हैं? रेशनल नहीं होती, वही इरेशनल संख्याएं होती हैं। नहीं समझ आया ना? आगे देखो, नोट करके एक पॉइंट लिख लेना कि यानी वर्गमूल के अंदर हो संख्याएं, क्या हो? वर्गमूल के अंदर हो, जैसे √3, √2, √5, √6, √7, √17, √28 और √112। ये अब पूछोगे कि सर ये क्या और भी संख्याएं आती होंगी ना, लेकिन नहीं, याद रहे जिनका पूर्ण वर्गमूल यानी परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो वही संख्याएं इरेशनल यानी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। वही संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं, यानी इरेशनल नंबर। क्या? जिन संख्याओं का पूर्ण वर्गमूल यानी परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो। जैसे देखो √3 का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है? नहीं होता। √2 का होता है? नहीं। 5 का? नहीं। 6 का? नहीं। ये सभी संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर।
कहने का मतलब ये है कि इरेशनल नंबर एक ऐसी संख्या होती है जो जिसका मान कभी भी परफेक्ट नहीं होता, यानी जिसका एग्जैक्ट मान नहीं होता। अब बात आती है कि रूट के अंदर तो और भी संख्याएं होती हैं। हाँ होती हैं, बिल्कुल होती हैं। देखो जैसे लिखा है √4, √9, √36, √169, √144। अब देखो मैंने क्या बताया कि जिनका पूर्ण वर्गमूल यानी परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो, पर इनका परफेक्ट स्क्वायर रूट है। देखो 2, इसका 3, 36 का 6 और 169 का 13, 144 का 12, ये हो गई ना। ये तो प्राकृतिक संख्याएं, और पूर्ण संख्याएं जो होती हैं प्राकृतिक संख्याएं तो वे संख्याएं हो गई ना भैया। इसलिए ये संख्याएं ऐसी संख्याएं नहीं होती, यानी जिनका क्या हो वर्ग, जो संख्याएं वर्गमूल के अंदर हों लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर रूट उनका ना हो, अर्थात पूर्ण वर्गमूल ना हो। अब देखो, अब मेरा वादा है कि मैं अब जो बात बताने जा रहा हूं उससे कंफर्म हो जाएगा कि इरेशनल नंबर क्या होता है। देखो कोई भी संख्या P/Q के रूप का हो, P/Q के रूप का हो, टर्मिनेट नहीं, यानी टर्मिनेट नहीं हो, यानी कहने का मतलब क्या हो, टर्मिनेट नहीं करने के साथ साथ रिपीट भी ना करे। यानी क्या क्या समझे इससे कि देखो कोई भी संख्या P/Q के रूप का तो हो परंतु टर्मिनेट ना करे, टर्मिनेट ना करे और उसके साथ साथ रिपीट भी ना करे। अभी मैंने बताया, जैसे मान लो मैंने कहा 4.44444, ये संख्या यानी रिपीट ना करे, सेम संख्याएं रिपीट ना करे, ऐसे हो जाए 1.645632113, ये हो जाए पर रिपीट संख्या ना करे, तो ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, इरेशनल नंबर होती हैं। देखो नोट करके एक पॉइंट लिख जरूर लेना कि जिसका एग्जैक्ट वैल्यू यानी सटीक मान ना हो। जैसे अब देखो, जैसे पाई, कुछ लोग कहते हैं 22/7 होता है, बिल्कुल गलत। पाई का मान 22/7 नहीं होता। कुछ विद्वानों ने इसको सीधे कह दिया है कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, सन्निकट मान यानी अप्रॉक्स वैल्यू मान के 22/7 दे दिया। असल में इसका मान होता है 3.141592, चलता जाता है जिसका कोई अंत ही नहीं, पता नहीं कहाँ तक जाएगा। तो ऐसी संख्याएं ही क्या होती हैं, इरेशनल नंबर। जैसे √2, कुछ लोग कहते हैं √2 का मान 1.41 होता है, बिल्कुल गलत है। √2 का मान होता है 1.414136, ऐसे ही चलता जाएगा, वो कभी अंत ही नहीं है। तो देखो ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इसी प्रकार से √3 का भी, यानी इरेशनल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका एग्जैक्ट मान नहीं होता और वे संख्याएं कभी रिपीट भी नहीं करती, अलग अलग संख्या यानी डिफरेंट नंबर होते हैं। तो ऐसी ही संख्याएं क्या होती हैं, इरेशनल नंबर होता है। ध्यान देना इस चीज को, क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। हाँ तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को एक ऐसी संख्या बताने जा रहा हूँ जो शायद ही किसी बच्चे को पता हो। उस संख्या का नाम है क्या, को-प्राइम फैक्टर, जो कि इसी चैप्टर का ही क्या है, एक पार्ट है। यानी हाँ, तो जैसा मैंने अभी क्या बताया कि को-प्राइम नंबर क्या होता है, यानी सह अभाज्य संख्याएं। नोट करके कॉपी पे जरूर लिख लीजिएगा इसको, ये बहुत कम लोगों को पता होती हैं। हाँ तो क्या होता है, को-प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्याएं जो सिर्फ एक से ही कटे। क्या बताया, जो सिर्फ एक से ही कटे, और ये हमेशा संख्याएं क्या होती हैं, पेयर में ही होती हैं, यानी जोड़े में होती हैं। जैसे एक मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिखाया है आप लोगों को, क्या 23 और 21। अब ये क्या लिख दिया मैंने, आप लोगों को नहीं पता है, तो चलो देखो 23,21, ये मैंने कहा कि किसी ने पूछा कि क्या यह को-प्राइम नंबर यानी को-प्राइम फैक्टर है या नहीं है, तो क्या बताओगे, तो देखते हैं। अच्छा 23 को कौन कौन सी ऐसी संख्या है जो
काट सकती हैं। एक तो या तो 1 होगा या तो ये संख्या क्या होगी, स्वयं होगी। अब 21 को क्या कर सकते हैं, एक या तो 3 या तो 7 और या तो ये 1 और या क्या स्वयं 21 ही होगा। अब बताओ, मैंने कहा कि को प्राइम फैक्टर का मतलब सह अभाज्य गुणनखंड, यानी दो संख्याओं के पेयर में कोई भी संख्या 1 के अलावा कोई भी संख्या कॉमन ना हो, उसे ही हम क्या बोलते हैं, को प्राइम फैक्टर या नंबर कहते हैं। देखो 1 के अलावा, देखो 1 इसमें भी 1 इसमें भी, यह उभयनिष्ठ है तो इसे छोड़ दो। अब इसके अलावा देखो कोई संख्या मिल रही, इसमें 23 है केवल, क्या इसमें कहीं 23 है, या इसमें 3 7 है और 21 है, तो क्या यहाँ कहीं है, नहीं है ना। इसलिए ये क्या हो जाता है, को प्राइम फैक्टर हो जाता है। अब देखो एक और देख लो, जैसे मैंने 2 और 6 लिखा है, 2 को कौन कौन सी संख्या बताओ काट सकती है, बताओ जल्दी से। एक तो हो गया 1, एक हो गया 2, और 6 को 2 3 और 6 और 1। देखो 1 तो मैंने कहा उभयनिष्ठ है, 1 को छोड़ दो। इसके अलावा देखो इसमें 2 है और इसमें 2 है। मैंने क्या बताया कि जो सिर्फ 1 से या स्वयं से ही कटे, पर इसमें तो 2 से कट तो रहा है, लेकिन 6 भी 2 से कट रहा है। तो क्या यह को प्राइम फैक्टर होगा बच्चों, नहीं होगा। क्या होगा, नहीं होगा। और अगर देखना चाहते हो तो देखो जैसे मान ले यहाँ मैंने 10 लिख लिया और यहाँ मैंने क्या लिख लिया, 13 लिख लिया। 10 क्या है, 1 से कट रहा है, 10 किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, 10 किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है, 10 स्वयं 10 से कट रहा है। लेकिन 13 किससे कटता है, 1 से कटता है, या स्वयं 13 से ही कटता है। तो देखो 1 तो उभयनिष्ठ, परिभाषा क्या कहती है, 1 से तो कटे और स्वयं से कटे, और कोई संख्या इसमें कोई भी उभयनिष्ठ ना हो, यानी कॉमन ना हो। तो अब बताइए क्या इसमें कोई संख्या कॉमन है, 1 के अलावा कोई संख्या नहीं, तो ये क्या होगा, एक को प्राइम फैक्टर होता है। ठीक, समझ में आया होगा उम्मीद है। अब आते हैं क्या, रिपीटिंग रिकरिंग नंबर। ये नहीं आया किसी को तो समझ लो ये एक्सरसाइज उसे नहीं आएगी, या आगे के चैप्टर भी शायद मुश्किल हो जाएंगे। तो चलो आते हैं रिकरिंग नंबर। रिकरिंग का मतलब क्या बताया मैंने, ऐसी संख्याएं जिनको भाग देने पर वो संख्या क्या हो, रिपीट करे। जैसे 1 को अगर 9 से भाग दें तो क्या होगा, पॉइंट बढ़ाया 10 तो 9 1 जा 9, फिर 1 फिर आया 0 तो 9, ऐसे 1 1 1 करता क्या चला जाएगा। और जब कोई संख्या अगर रिपीट करती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिपीटिंग नंबर, यानी रिकरिंग नंबर। कौन सा रिकरिंग, रिपीटिंग रिकरिंग नंबर कहते हैं। जैसे इसको काटने पर क्या आया, 0.111111 चला जाएगा, तो सीधे इसको लिख दो क्या, 0.1 और 1 के ऊपर क्या लगा दो, बार लगा दो। तो ये क्या हो जाएगा, रिपीटिंग रिकरिंग नंबर। ऐसे 10/30 को जब भी 10/3 को जब भी हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या पाओगे, 3.3333 चले जाएंगे करते हुए, पता नहीं कहाँ तक जाएगा, तो सीधे इसको लिख देते हैं 3.3 और 3 के ऊपर लगा देते हैं क्या, बार आदि। ऐसे ही बहुत सारे नंबर होंगे जो ऐसे होंगे। तो ऐसी संख्याओं को ही हम कहते हैं रिपीटिंग रिकरिंग नंबर। अब नॉन रिपीटिंग नंबर किसे कहते हैं, जस्ट इसका उल्टा, यानी संख्या पूरी तरह से ना कटे, यानी उसका एग्जैक्ट मान नहीं होता, सन्निकट मान, यानी हम लोग कोई अप्रॉक्सीमेटली मान उसका ले लेते हैं। जैसे क्या है, पाई है, पाई का मान कुछ लोग कहते हैं 22/7, कुछ लोग कहते हैं 3.14, जो कि ये दोनों गलत हैं। ये अप्रॉक्सीमेटली इसका मान है, असल में पाई का मान होता है 3.14159265 चला जाता है। तो इसका एग्जैक्ट मान तो नहीं, लेकिन इसका लगभग वाला मान जो होता है अप्रॉक्सीमेट, वो होता है 22/7 या 3.14 लिख लेते हैं। ऐसे √2 का मान
चला जाता है, पता नहीं कहाँ तक जाता है, लेकिन संख्या रिपीट नहीं करती। तो एग्जैक्ट मान तो नहीं, लेकिन अप्रॉक्सीमेशन वाला जो मान इसका लेते हैं वो लेते हैं 1.414। ऐसे √3 का ले लेते हैं 1.732। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। हमें अच्छे से पता है कि आप लोगों को जो है वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो दोस्तों, आज की ये रही हमारी क्लास। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।